Hello and welcome to Khunga Academy. So let's get started with this new series in which we're going to discuss about some of the topics which have been asked in Delhi Police Constable examination. Apart from it, it's going to be asked in your SSC, GD, CGL as well as CPO examinations. तो हम लोग ये जो आपकी इसकी भाषा होगी ये बाइलिंगुअल होने वाली है, यानी इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों माध्यमों में इसकी आपकी भाषा चलेगी। जो आपके हम लोगों ने दिल्ली पुलिस के जो आपके कांस्टेबल के एग्ज़ाम से देखा है वो यही देखा है कि ये आपके कुछ टॉपिक्स हैं जो कि पॉलिटी में, स्टैटिक में या फिर ऐसे कुछ और टॉपिक्स जो कि आपके लगातार स्टैटिक में पूछे गए हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इस पे एक निचोड़ सीरीज़ करके एक प्रॉपर आपका हर एक चीज़ का एक अच्छा सा निचोड़ बनाया जाए। इसमें आपके कैसे क्या चीज़ें हुई, मतलब हर एक चीज़ इन डेप्थ में जो आपके सिविल सर्विसेज के लक्ष्मीकांत वगैरह में लिखी गई हैं चीज़ें, उन सब चीज़ों को भी उठाया गया है और एकदम एक इन डेप्थ आपके लिए वीडियो लेके आई गई है। आशा करता हूँ कि आप इससे काफ़ी कुछ सीखेंगे, नोट्स बनाएंगे, स्क्रीनशॉट्स लेंगे। और चलिए इसी के साथ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द दिस सेशन। एंड द फर्स्ट लेक्चर इज़ ऑन पॉलिटी। एंड पॉलिटी में जो सबसे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, फर्स्ट इज़ योर फंडामेंटल राइट, सेकंड इज़ योर डीपीएसपी। हम लोग शुरुआत आपके डीपीएसपी से करेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको आपके हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, शुरुआत करते हैं। देखो, जो आपका अनुच्छेद 56 से 51 है, यानी कि आर्टिकल 36 से 51, यानी आपके आर्टिकल 36 से 51, ये आपके कौन से पार्ट बनाती हैं? तो ये आपके पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। पार्ट 1 में उसमें आपके भारत और उसके सारे के सारे राज्यों के बारे में बात की गई है। सेकंड पार्ट में आपके नागरिकता यानी सिटीजनशिप की बात की गई है। तीसरे में आपके मौलिक अधिकारों या फिर आपके फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। और चौथे हैं आपके यानी पार्ट 4 जो आपके संविधान का है, वो है आपका डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें आपके जो सबसे पहली चीज़ जो आती है कि यह आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लिया गया है। तो ऑब्वियसली अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाए कि मतलब कौन से संविधान से लिया गया है, तो यह आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, लेकिन आयरलैंड ने किससे लिया था? तो वो लिया था आपके स्पेन के स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। ठीक है, दूसरा ये जो थे बच्चों आपके जो डीपीएसपी डालने की बात हुई, तो उस कमेटी का नाम क्या था? क्योंकि इस बार आपसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर कमेटी पूछी गई है, समितियां, तो हो सकता है कि आपसे डीपीएसपी की भी समितियां पूछ ली जाए। तो ये आपके थी सप्रू। ठीक है, सप्रू, तेज बहादुर सप्रू जी के नाम पे आपके सप्रू कमेटी थी, 1945 में बनी थी। इसने आपके जो इन्होंने आपके क्या किया, आपके जितने भी आपके अधिकार थे उनको दो हिस्सों में बांटा। एक को बोला गया जस्टिशिएबल यानी कि आपके न्याय संगत, और दूसरे को बोला गया नॉन जस्टिशिएबल यानी कि आपके गैर न्याय संगत। ठीक है, तो वो जिसमें कि आपके सुप्रीम कोर्ट आएगी और अपने फैसले दे सकती है, उनको बोला गया आपके जस्टिशिएबल, जैसे कि आपके फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार। दूसरे थे आपके गैर न्याय संगत या नॉन जस्टिशिएबल, जिसमें कि यदि आपके सरकार कुछ कानून बनाती है और उनके अगर खिलाफ जाता है, इन सिद्धांतों के खिलाफ जाता है, तो आपके सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करेगी। ठीक है, तो ये आपके सप्रू जी ने कमेटी, एक सप्रू जी के नाम से आपके सप्रू समिति बनी 1945 में। उन्होंने आपके दो कैटेगरी जो बनाई, मैंने वो बता दिया। तो जो आपके जस्टिशिएबल थी वो उसमें क्या रखा गया, मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स, और जो नॉन जस्टिशिएबल थी उसमें आपके रखे गए आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को रखा गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को रखा गया। अगला तो बच्चे अभी जो आपके डायरेक्ट डीपीएसपी है, ये क्या है? इनको आपके जिस तरीके से बनाया गया वो ये बनाया गया कि डीपीएसपीज आर आइडियल्स विच आर मेंट टू बी केप्ट इन माइंड बाय द स्टेट व्हेन इट फॉर्मुलेट्स पॉलिसीज एंड इनैक्ट्स लॉ। तो देखो होता क्या है ना, हमारा क्योंकि जो राज्य था, हमारा जो भारतवर्ष था उस समय आज़ादी के समय, ये आपके थोड़ा वीक था, फाइनेंशियली वीक था। तो ये बोला गया भीमराव अंबेडकर जी द्वारा तथा बाकी जितने भी जो आपके पैनल में थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, इन सब ने कहा कि हम लोग क्यों ना जो आपके जो डीपीएसपी है, कुछ ऐसे भी सिद्धांत होने चाहिए जिन्हें अभी हम लोग डीपीएसपी में रख रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आपके देश प्रगति करेगा वैसे वैसे हम उसे डीपीएसपी से उठा के कहाँ रख देंगे, मौलिक अधिकारों में रख देंगे। जब देश प्रगति करेगा उसके पास पैसे आएंगे, जब उसके पास आपके पैसे आएंगे तो वो आपके आगे चल के क्या करेगा, वो आपके उस पर कानून बना सकता है, और इवन उन कानूनों को क्या कर सकता है, न्याय संगत कर सकता है। यानी यदि अगर आगे चल के उस पर कानून नहीं बनता है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना खुद का फैसला दे सकती है। ठीक है,
तो ये आपके माइंड में रखा गया और इसलिए आपके डीपीएसपी में जो भी चीज़ें उनको गैर न्याय संगत बोला गया, लेकिन ये बोला गया कि जब भी ये आपके कभी भी कोई भी चीज़ अगर आपके कानून बनाए जाएंगे तो आपके डीपीएसपी को ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, अभी जो आपके डीपीएसपी है आपके कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, तो ये पहले आपका बच्चों एक आया था एक्ट, उसका नाम था, इससे पहले जो चलता था आपके संविधान से पहले, उसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये आपका 1947 तक ये वही कानून था जो कि भारतवर्ष में चल रहा था। तो इसमें एक आपके ना प्रॉपर एक पूरी लिस्ट आई थी, उसको बोला गया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, या फिर उसको क्या बोलते हैं, याद रखना एक्सेशन नहीं है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कश्मीर के साथ हुआ था। ये आपका निर्देशों का एक साधन है, ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। तो ये चीज़ आपकी लाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, उसमें आपके डीपीएसपी को रखा गया था। यहाँ पे आपके डीपीएसपी से सोचा गया कि आपके इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी की बात की जाए, यानी कि आपके आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए बात की गई थी आपकी। ठीक है, अब सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र क्या होता है, यानी सबका साथ सबका विकास, जो आज जो मोदी जी आपके जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, वो जिस चीज़ को लेके चल रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। ठीक है, तो वो क्या है, वो यही चीज़ है कि सबका साथ रहेगा, ठीक है, यानी लोकतंत्र रहेगा तो आपका क्या होगा, सबका विकास होगा। और विकास कैसा होना चाहिए, आर्थिक भी होना चाहिए और सामाजिक भी होना चाहिए। समाज का कोई भी तबका टूटना नहीं चाहिए, छूटना नहीं चाहिए, और आपके सभी को एक बराबरी का हक मिलना चाहिए। ठीक है, चाहे वो आर्थिक हो चाहे सामाजिक रूप से हो। डीपीएसपी ऐसे आदर्श हैं जिन्हें उल्लंघन के लिए अदालतें कानूनी रूप से लागू नहीं होती हैं, जो अभी मैंने आपको बताया कि दे आर नॉन जस्टिशिएबल, वो गैर न्याय संगत हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी आपके डीपीएसपी के बारे में। अगला क्या है कि डीपीएसपी ने बच्चों आपके ना इसको 3 प्रिंसिपल्स में देखो। डीपीएसपी क्या है, इसके लिए आपकी कमी भी यही होती है कि ये वो कुछ सिद्धांत हैं जो कि एक साथ नहीं है, कि मान लो इनको अगर जैसे हम लोग ना 3 ब्रॉड कैटेगरीज में बांटते हैं। वो ब्रॉड कैटेगरीज क्या है, एक है आपकी सोशलिस्टिक प्रिंसिपल या समाजवादी सिद्धांत, दूसरा है आपके गांधीवादी सिद्धांत, और तीसरा है आपका उदार बौद्धिक या फिर लिबरल इंटेलेक्चुअल सिद्धांत। अब ये वो सिद्धांत होते हैं बच्चों, इसमें आपके अलग अलग चीज़ों को रखा गया है। जो डीपीएसपी है उनको इसी के अकॉर्डिंग ऐसे क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, लेकिन उसको क्लासीफाई हम लोग अपनी सूझबूझ और समझ के अकॉर्डिंग करते हैं। बाकी ये तो आपके बस सीधा सीधा बस लिख दिया है कि हाँ जी आपका आर्टिकल 38 है, 38 के अंदर ये है, 48 के अंदर ये है। ठीक है, कुछ इस तरीके से लिखा गया है। जैसे कि चलो हम लोग फटाफट अब आपके सारे आर्टिकल्स देख लेते हैं जो आपके 38 से लेके 51 तक के आर्टिकल्स हैं। पहला क्या कहता है, आर्टिकल 38 वो आपका कहता है न्याय के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करके। ठीक है, यानी कि हमें वेलफेयर लाना है पीपल का बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर थ्रू जस्टिस। कैसी जस्टिस होनी चाहिए, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, और यही आपके प्रस्तावना प्रियम्बल में भी लिखी हुई है। एंड टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, और हमें यहाँ पे आपके क्या नाम है बढ़ावा देना चाहिए और आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करना चाहिए, जो इनइक्वालिटीज हैं उन्हें कम करना चाहिए। 38 में ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो 38 3 8 वहां से आप लोगों को क्या याद रखना है कि जो आपके तीन कौन कौन सी हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, और 8 इन 8 पे हमें टिके रहना है। क्या क्या चीजें हैं कि हमें असमानताओं को कम करना है। ठीक है, 8 से हम लोग अड़ियल मान सकते हैं और टिकना मान सकते हैं। ठीक है, 39 क्या है, 3 9, तो इसमें आपके क्या हो जाएंगे बच्चे, जैसे आपका आर्टिकल 39 है तो 39 में आपके कितने हैं, ये 3 3 6, यानी 6 + 3 करो तो 9 आ जाएगा। हम लोग इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि आपके जो सिटीजन्स हैं उनके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो ये कुछ कानून है, या इसलिए आपके इसमें 6 सब कैटेगरीज हैं, और ये सब कैटेगरीज कैसे आएंगी, तो ये 3 आर्टिकल 3 से शुरू हो रहा है, मतलब 3 वाली लाइन से शुरू हो रहा है, 3 + 6 कर देंगे तो आपके 39 आ जाए, मतलब 9 आ जाएगा। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। तो यानी वो 6 चीज़ें क्या क्या है, एक राइट टू एजुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब आपका होगा सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन होने चाहिए। आम भलाई के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए, यानी कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए आपके मटेरियल रिसोर्सेज का, जिससे कि जो सभी लोगों को बराबरी की चीज़ें मिल सकें, यानी आपके इक्वालिटी को और ज़्यादा बढ़ावा देने की बात हो रही है और सबको मिलना चाहिए। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मींस ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपकी असमानता इतनी ज़्यादा ना बढ़ जाए कि आपके जो अमीर है वो अमीर होता चला जाए और जो आपके बच्चों गरीब है वो क्या हो जाए, गरीब ही होता चला जाए। ठीक है, इसका लिए क्या लिखा गया, धन और उत्पादन के साधनों के संकेंद्रण को रोकना चाहिए। पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन होना चाहिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए। जैसे आपके बीसीसीआई ने अभी आपके
इंडियन मेल क्रिकेट टीम और फीमेल क्रिकेट टीम दोनों, मेन क्रिकेट टीम और विमेन क्रिकेट टीम दोनों के लिए आपके क्या किया गया है, इक्वल पे रख दिया गया है। ठीक है, जब दोनों खेल रहे हैं तो दोनों को बराबरी का हक मिलना चाहिए। प्रिजर्वेशन ऑफ द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल अब्यूज, जबरदस्ती आप जो काम करवाते हो, जबरन दुर्व्यवहार के विरुद्ध श्रमिकों और बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का संरक्षण। तो बच्चों जो आपके आर्टिकल 39 है ना, इसमें ये चीज़ें आपकी देखो समाजवाद को दिखा रही है। ये जो कुछ चीज़ें हैं, यानी समाजवाद क्या बोलता है, आपके सामाजिक रूप से सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए। तो ये कौन लेके आए थे, आपके इंदिरा गांधी लेके आई थी इस प्रिंसिपल को। इनको आपके समाजवादी सिद्धांतों में रखा जाता है। बच्चों के स्वास्थ्य विकास के अवसर के लिए भी किया जाता है, यानी अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ये सब आपके 6 के 6 सिद्धांत आर्टिकल 39 में है। 6, 3, 9 ऐसे याद कर लेना। अगले 39A क्या बोलता है, तो वही है। अच्छा, अब ये जो आर्टिकल था ये आपका 42वें संशोधन से लाया गया था, जिसमें था आपके प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू पुअर। इसी के बाद आपके एक एक्ट आता है, नालसा एक्ट करके आता है, नेशनल फ्री लीगल एड सर्विस एक्ट। ठीक है, फ्री लीगल बेसिकली फ्री नहीं है, नेशनल लीगल सर्विस एड एक्ट। ठीक है, इससे आपके क्या हो जाएगा, जो भी गरीब तबके के लोग हैं उनको आपके या तो फ्री में या बहुत कम पैसे में आपके कानूनी कार्रवाई उनके लिए की जाएगी, दूसरों के खिलाफ की जाएगी। तो आर्टिकल 39A आपके क्या करता है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, गरीबों को समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है। आर्टिकल 40 क्या बोलता है, अनुच्छेद 40 कहता है, ये आपसे कई बार पूछा गया कि कौन सा आर्टिकल है जिसमें आपके 40वां है। ठीक है, तो 40वें में क्या बोला गया है, तो भाई ग्राम पंचायतों की बात की गई है। ग्राम पंचायतों को संगठित करें और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान करें। तो क्या ऐसा हुआ है, बिल्कुल हुआ है। जैसे ही हमारा जो देश है बहुत आगे बढ़ा, ठीक है, और जैसे ही आपका देश आगे बढ़ा वित्तीय रूप से, आर्थिक रूप से, जैसे ही हमारा देश सक्षम होता है, हम लोगों ने क्या किया, सीधा 72वां और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित कराया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को पारित कराया, और इसके तहत फिर हमने क्या कर दिया, सीधा हम लोग इस अनुच्छेद 40 पे एक मौलिक अधिकार लेके आ गए, संवैधानिक अधिकार के रूप में इसको आर्टिकल 243 में इसको प्रदान किया गया। ठीक है, अब उसके बाद आता है आपका आर्टिकल 41, इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट, सिक्योर सिटीजन्स राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस। जब भी कभी बेरोजगारी हो, बुढ़ापा हो, बीमारी हो, विकलांगता हो, ऐसी स्थितियों में आपको क्या करना है, उन बच्चों को, उन लोगों को, आपके बुढ़ापे में उन लोगों को आपको क्या करना, नागरिकों को काम का अधिकार देना है। ठीक है, उनको शिक्षा का अधिकार देना है, उनको सार्वजनिक सहायता का अधिकार देना। तो क्या शिक्षा का अधिकार मिला, बिल्कुल मिला, 86वें संविधान संशोधन से मिला। ठीक है, 42वां क्या है कि आपके मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव, कि भाई जैसे आपको जो औरतों के लिए आपके क्या होना चाहिए, तो औरतों के लिए आपके मानवीय स्थिति और मातृत्व राहत, आपके मातृत्व राहत यानी मातृत्व रिलीफ आपको मिलना चाहिए, उन लोगों को छुट्टियां मिलनी चाहिए। ठीक है, जैसे उनको प्रेगनेंसी और उसके बाद नियोनेटल एंड पोस्ट नेटल कैटेगरीज बोलते हैं, तो इन केसेस में इनको क्या मिलना चाहिए, बच्चों के भविष्य के लिए और उनके लालन पालन के लिए आपके छुट्टियां मिलनी चाहिए। तो अनुच्छेद 42 में यही बात बोली गई, 4, 2, 6। मतलब आप चाहे तो मैथमेटिकल टर्म्स में कैसे भी आप रट सकते हो कि काम की उचित और मानवीय स्थितियों और मातृत्व राहत का प्रावधान है इसमें। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो, 4, 2, 6, और आपके बच्चे 6 महीने की मैटरनिटी रिलीफ, जो आपकी जो लीव होती है वो मिलती है। ठीक, 6 महीने में आपके कितने हफ्ते होते हैं, तो वो आपके 26 हफ्ते होते हैं, और 26 हफ्तों के लिए आपको मैटरनिटी लीव दी जाती है। तो आप 4, 2, 6, 6 से 6 महीने, और 6 महीने के लिए जो मैटरनिटी लीव है वो मिलती है। इससे आप ऐसे याद कर सकते हो। अनुच्छेद 43 में क्या लिखा है, सभी श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह, मजदूरी, सभ्य जीवन स्तर और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करें। यानी कि आपके बच्चों जो लिविंग वेज है, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि जितने आपके श्रमिक हैं, यानी जो आपके जो लेबर्स हैं, कोई भी वर्कर है, उन लोगों के लिए कोई आपके टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है, साफ सफाई नहीं है, बस गंदे में पड़े हैं, कहीं पे कूड़ा पड़ा हुआ है, कहीं कुछ है, नहीं, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। आपको उन सबको एक प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी होंगी। 43A में आपका क्या बोला जाता है, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी अगेन आपके 42वें संविधान संशोधन से किया गया है। टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, समाजवाद। ठीक है, समाजवाद में क्रांति, जो आपकी क्रांति की बात की गई थी कार्ल मार्क्स द्वारा कि आपके जो मजदूर वर्ग है वो आपकी क्रांति लेके आएगा, वो आपको यहाँ दिखाया जा रहा है। इंदिरा गांधी आपके समाजवाद की बहुत बड़ी
समर्थक थी, इसलिए वो ऐसे ऐसे कानून लेके आई, इक्वालिटी लेके आई, फिर उसके बाद सोशल जस्टिस लेके आई। तो सोशल जस्टिस का ये एक सबसे बेस्ट उदाहरण है। ठीक है, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की जिम्मेदारी थी। अगला आर्टिकल 44, ये तो सबको पता होगा कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड आपके पूरे कंट्री में लग जाना चाहिए। ठीक है, 45 में क्या है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन होनी चाहिए सबके लिए। अगेन ये आपके पहले डीपीएसपी में डाला गया। जैसे ही आपके भारतवर्ष आपका क्या होता है, अमीर होता है, सीधा इसको क्या कर दिया गया, 46वें संविधान संशोधन 2002 से, 86वें संविधान संशोधन 2002 से इसको आपके बदल के सीधा फंडामेंटल राइट बनाया गया, मौलिक कर्तव्य बनाया, मौलिक अधिकार बनाया गया। और इसे किसके डाल दिया गया, आर्टिकल अनुच्छेद 21A में। 46वां क्या है, प्रोमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक्स इंटरेस्ट ऑफ scheduled caste, scheduled tribe and other weaker section of the society and to protect them from social injustice and exploitation। इसलिए यदि आप देखोगे तो 103वां जो आपका संविधान संशोधन था और 104वां, उससे आपके एनसीबीसी बनाया गया और एक से आपके ईडब्ल्यूएस दिया गया। चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, उसमें यदि आप आर्थिक रूप से हैं, वीकर सेक्शन में आते हैं आर्थिक रूप से, तो भी आपको दिया जाएगा। आपके लिए एक पूरा प्रॉपर कमीशन बनाया जाएगा बैकवर्ड क्लास का, वो आपके 104 संविधान संशोधन से कर दिया गया। और आपके रिजर्वेशन हर 10 साल पे आपको दिए जा रहे हैं, उसको एक्सटेंड किया जा रहा है। तो ये सब क्या है, ये आपके आर्टिकल 46 के तहत आता है। 47, प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स। अभी आपके बच्चे गांधी जी, क्योंकि आपके ना मदिरा पान के लिए, मदिरा सेवन के लिए आपके गांधी जी जो हैं बिल्कुल खिलाफ थे, और इसलिए ये वाला आपके गांधीयन प्रिंसिपल में आ जाएगा। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय और दवाओं के सेवन पर रोक लगाना चाहिए। 48वां क्या था, अगेन गांधी जी को गौ माता बहुत प्यारी थी, और इसीलिए यहाँ पे जो प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउज, काव्स एंड अदर मिल्क एंड ड्रॉट कैटल एंड टू इंप्रूव देयर ब्रीड्स। यहाँ पे गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू और मालवाहक मवेशियों के वध पर रोक लगाना और उनकी नस्लों में सुधार करना था। तो ये भी आपके गांधीवाद में ही आएगा। 49वां, प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर्ड टू बी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। आपके कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्मारकों, ये नहीं ना कि भाई आज आपको ये पसंद नहीं आ रहा है तो क्या करें, उठा के ले जाते जो आपके ताजमहल है या फिर आपका जो लाल किला है उसको तोड़ देते, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये आपके संविधान के डीपीएसपी में लिखा हुआ है और इन सब के लिए आपके प्रॉपर कानून बने हुए हैं। और सरकार की भी ये जिम्मेदारी हो जाती है कि उन सारे जितने भी आपके पुराने महल वगैरह हैं, जितने भी आपके कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्मारक हैं, स्थान हैं, उन सब की रक्षा कौन करेगा, वो आपकी सरकार करेगी, उसके लिए वो अधिनियम लेके आएगी। 50वां जो आर्टिकल ये क्या बोलता है, तो आपके कभी भी पूछा जाए कि आपके सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, जो कि आपके यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, यानी कि राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका के कार्यपालिका से अलग जो करा जाता है, ये कहाँ है मेंशन है, आपके भारत के संविधान में कहाँ लिखा हुआ है, तो आपके डीपीएसपी में लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके सीजीएल में कई बार पूछा गया है, जीडी में पूछा गया है, एसएससी जीडी में, एसएसजीडी में थोड़ा सा कम पूछा गया है, यूपीएससी तक में आपके क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है। इवन सीपीओ से ऊपर एक और लेवल आता है सीएपीएफ, उसमें उनका सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, यूपीएससी का 16, 17, 18, 19, ये आपके लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके सेपरेशन ऑफ पावर कौन से उसमें लिखा है, कौन सा सेक्शन है इसमें लिखा है, तो डीपीएसपी है। तो इसको आपको याद रखना है कि सेपरेशन ऑफ जो जुडिशरी है, यानी कि आपके जो न्यायपालिका है उसे कार्यपालिका से अलग कहाँ लिखा गया है, वो आपके डीपीएसपी में लिखा गया है। ये आपका लास्ट है, इसका नाम है आपके आर्टिकल 51, और ये आपके अंतर्राष्ट्रीय जितने भी जो आपके पीस हैं, सिक्योरिटी है, उससे रिलेटेड सारी चीज़ों को, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना और राष्ट्रों के बीच उचित और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता, यानी जिसको बोलते हैं आपके इंटरनेशनल डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन से हल करना, इन सब चीज़ों पे आता है। हम युद्ध नहीं करेंगे, हम जी बीचों बीच हम बुद्धा का मार्ग अपनाएंगे, हम मध्यम मार्ग अपनाएंगे। ठीक है, तो ये वो चीज़ है। अगला, अब कुछ इससे रिलेटेड ना हम लोग ये देख लेते कौन कौन से थे जो कि 42वें संशोधन से आपके डाले गए। मैंने हालांकि आपको पिछले उसमें बताया कि, बट फिर यहाँ पे आप देख लो क्या क्या चीज़ें डाली गई। देखो पूरा आर्टिकल 39 जो है वो डाला गया आपका। क्यों डाला गया? 639, मैंने आपको बताया ना 6 सेक्शंस डाले गए। क्यों? क्योंकि आपके समाजवाद पे थे, समाजवाद यानी सोशलिस्ट प्रिंसिपल थे। और इंदिरा गांधी जी जो थी वो आपके समाजवाद की बहुत बड़ी समर्थक थी। तो पूरा आर्टिकल 39 डाला गया है। टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, एक ये चीज़ डाली गई है आपकी। ठीक है, कि आपके बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर सुरक्षित करना। दूसरा 39A, जिसमें आपका क्या डाला गया है? इसमें डाला गया टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप लोग जरूर याद रखना। ठीक है, तो ये आपका क्या बोल रहा है कि समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, ये आपका डाला गया। मैंने आपको बताया भी था कि 42वें संशोधन से आपका डाला गया। और फिर उसके बाद आपका क्या बनता है? NALSA एक्ट, नालसा एक्ट बनता है आपका, नेशनल लीगल सर्विस एड।
ठीक है। तो इस आपके नेशनल लीगल सर्विस एड जो आपका था, इस एक्ट अधिनियम के द्वारा आपके बाद में जो सस्ते मतलब बहुत ज़रा सी पैसों में आपके जो गरीब वर्ग है उसको न्याय देना था। ठीक है। 48A फिर एक आपका डाला गया। देखो आप जनरली देखोगे तो आपको ए सेक्शन करके डाला गया है, ठीक है, क्योंकि वो आपका एक पर्टिकुलर सेक्शन बन गया था उसके बाद वाला सेक्शन। अब क्योंकि 48 में आपका क्या था, 48 को आप लोग अड़ियल सांड से याद रख सकते हो। अड़ियल सांड 48 यानी अड़ गया है, वो सांड है। सांड यानी गाय, गाय से रिलेटेड आप इसे याद रख सकते हो। तो अब गाय की अगर बात हो रही है, जानवरों की बात हो रही है, तो क्यों ना, क्योंकि आपके इंदिरा गांधी जी जब आपके इसमें यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का एक सम्मेलन हुआ था, तो वहाँ पे जब उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, तो गरीबी हटाओ में ना उन्होंने ये चीज़ भी बोली थी कि क्लाइमेट चेंज भी एक हमारी एक तरीके से गरीबी ही है। ठीक है। जो आपके क्लाइमेट चेंज को उन्होंने, यानी जलवायु परिवर्तन को उन्होंने गरीबी से रिलेट किया था, और वहाँ पे उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ठीक है। तो उसमें उन्होंने फिर आपके यहाँ पे संशोधन भी किया, 48A डाला, और उसमें सीधा सीधा उन्होंने एनवायरनमेंट की ही बात कर ली, यानी पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा। ये आपके इंदिरा गांधी जी ने उस समय बोला था कि आपके दरअसल जो जलवायु परिवर्तन है ये भी एक तरीके से गरीबी है, तो उसको भी हटाना है। तो इंदिरा गांधी जी के इस भाषण के बाद ही आपके 1976 में आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी काफ़ी काम किए गए थे। ठीक है। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड, गाय भैंसों से रिलेटेड, ये किस में आ जाएगा, गांधी जी को गायों से बहुत प्यार था। ठीक है। गाँव से बहुत प्यार था, आपके पर्यावरण से बहुत प्यार था, तो इसलिए इसको हम गांधीवादी में रखेंगे। कुछ फैक्ट्स अब देख लेते हैं, कुछ तथ्य देख लेते हैं आपके। क्या है कि डीपीएसपी अनुच्छेद 38 के तहत एक नया डीपीएसपी 1978 में 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, जिसके लिए राज्य को आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने की आवश्यकता थी। बच्चे हम लोगों ने 38वां वहां पे पढ़ा था, जिसमें आपका क्या हुआ था कि इनकम स्टेटस, फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज, इन सबको आपको मिनिमलाइज करना है। 46वें संविधान संशोधन से हमने क्या देखा कि आपके जो 45वें में आर्टिकल में लिखा हुआ था, ठीक है, उस चीज़ को आपके फंडामेंटल राइट बना दिया गया, और उसको एजुकेशन का राइट बना दिया गया, राइट टू एजुकेशन बना दिया गया। द अमेंडेड डायरेक्टिव रिक्वायर्स द स्टेट टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, जब तक वो 14 साल के नहीं हो जाते। 4 5 और 1 4 को प्लस करोगे तो वो भी कितना हो जाएगा, 5। तो ऐसे ही याद कर सकते हो, 4 5 में 4 5 या 1 4। तो बच्चे तब तक आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो सरकार है वो उनको एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, और इसी के तहत आपके अनुच्छेद ए में क्या आता है, 21A में क्या आता है, शिक्षा का अधिकार आता है। 14 साल ही क्यों, क्योंकि 14 साल के बाद आपके अनुच्छेद 24 लगेगा। 24 में आप ये लिखा हुआ है कि जब तक आप 1 4 यानी 14 साल के नहीं होते तब तक आप पे 2 4 अनुच्छेद 24 लगेगा। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। अगला सहकारी समितियों, ये वाला जो था ना आपके, ये बच्चों आपके 97th में डाला गया, और ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। 2011 में कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में डाला गया। तो 43B एक और आपका आर्टिकल बनाया गया, 43B, और उसमें आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड बनाया गया, सहकारी समितियों से रिलेटेड, कि इसमें राज्य को सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने की आवश्यकता थी। ठीक है, आवश्यकता है। यानी कि बच्चे आप इसमें क्या कर सकते हो कि जो आपकी सहकारी समितियां बनती हैं, जितनी भी होती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गई, उनसे रिलेटेड बैंक्स हो गए, आप उन सब चीज़ों को बढ़ावा देना है। इससे क्या होगा कि आपके, इसको ना डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। जैसे आपके पंचायती राज में से हमने क्या करते हैं, अब गाँव का अपने लेवल पे खुद से विकास हो रहा है, वैसे ही क्या हो जाएगा, बैंकों का कुछ लोगों को लोन नहीं मिल सकता, तो एक सहकारी अपनी समितियां बना लें और फिर एक साथ सारे काम करने लगे। कोविड में क्या हो गया था भाई, कोविड में अचानक से मास्क कम हो गए थे, तो कई महिलाओं ने क्या किया, क्योंकि उनको ये रोजगार की अपॉर्चुनिटी मिली, अवसर मिला, तो उन्होंने आपके कई सारे लोगों ने एक साथ अपनी अपनी सिलाई मशीन को रख के एक पूरा ग्रुप बनाया, मास्क को बनाना शुरू किया, बेचना शुरू किया। ऐसे आपके जो मास्क हैं, जो कभी 120 रुपए 130 रुपए के हो गए थे, वो विद इन 2 महीने आपके 10 से 20 रुपए के मिलने लग गए थे। ठीक है। Indian Constitution under Article 37 makes it clear that DPSP are fundamental in governance of the country and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws। चौथा यही था कि भाई 37 के तहत भारतीय संविधान, देखो 38 से आपका शुरू हुआ है और 37 में यही चीज लिखी हुई थी कि आपका जो डीपीएसपी है वो क्या होता है, डीपीएसपी देश के शासन में मौलिक है और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये लिख दिया गया है कि इनको मद्देनजर रखते हुए ही आपको बनाना होगा। बस एक आपका कानून है, वो है आपका आर्टिकल 39। ठीक है, उस 39 में आपका ये लिखा हुआ है, अनुच्छेद 39 में, कि उसके लिए आपके एक संविधान संशोधन हुआ था, इंदिरा गांधी जी द्वारा कराया गया था, कि जब भी कभी आर्टिकल 39 की बात होगी तो उस केस में
आपके संविधान मतलब 639 मैंने बताया था ना, वो जो आपके 6 आर्टिकल्स थे, उन 6 आर्टिकल से रिलेटेड कभी भी कुछ बनाना होगा तो उसमें जो राज्य है, जो स्टेट है, वो आपका जा सकता है किससे ऊपर, मौलिक सिद्धांतों, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक जो सिद्धांत हैं, आपके अधिकार हैं, उनसे रिलेटेड, उनसे ऊपर जा सकता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। जितने आपके मौलिक अधिकार हैं उनसे ऊपर क्या होगा, आपके 48, अगर अनुच्छेद 39 की अगर हम लोग बात करें तो 39 अनुच्छेद जो है उस पे जो भी कोई कानून बनेगा वो आपका मौलिक अधिकारों से ऊपर हो उठ के बनाया जा सकता है। ऐसा आपके केस भी था, उसमें बोला गया था। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही था। इससे रिलेटेड, डीपीएसपी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी, चाहे वो आपके सप्रू समिति हो, चाहे वो आपके इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन्हें बोला जाता हो, चाहे इसमें आपके कौन से आर्टिकल हो, कोई फैक्ट हो, कौन कौन से 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए थे, उन सब चीज़ों को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपने नोट्स भी बना लिए होंगे इस चीज़ के। ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोग बाद में और कुछ क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद, ऑल द वेरी बेस्ट।